नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज क्या है, आज है बेसिकली 9 अगस्त और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। उसके पहले एक दो बिंदु पर आपसे चर्चा करनी है और वो ये कि दरअसल जो कल हमने आपको एक आर्टिकल कराया था क्या कि बांग्लादेश जो हिंसा हो रही है उसका जो असर है भारत पर किस प्रकार पड़ेगा, और वो आर्टिकल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपका फोकस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पर है। अर्थात अगर आपकी तैयारी यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी को लेकर के है तो निश्चित तौर पर वो आर्टिकल आपके मेंस और प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगर आपने वो आर्टिकल नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग को पता होगा कि जो यूपी पीसीएस क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें भी क्लासेस लगातार चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कल जो है मेरे द्वारा ऑलरेडी एक क्लास इकोनॉमिक्स की ली गई है, मैं जो है वहां पर इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट पढ़ा रहा हूं। ऑलरेडी करंट अफेयर्स हमारा चल ही रहा है मॉर्निंग में, तो वो क्लास आप लोग प्लीज जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे फैक्चुअल डेटा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको उस क्लासेस से क्या होंगे, क्लेरिफाई हो जाएंगे। तो प्लीज आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स पर लगातार अपनी पकड़ को बनाए रखिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, गेम चेंजर होगा। ये नहीं है कि आपका फोकस अगर पीसीएस है तो आप कोई लास्ट में मैगजीन आए आप उसको पढ़ के कर लो, ऐसा नहीं है। आपको मुख्य परीक्षा भी देनी पड़ेगी। मुख्य परीक्षा में पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और फिर यूपी स्पेशल करंट ओरिएंटेड पेपर हैं। वहां पर आपको करंट पर पकड़ जब तक अगर आपकी मजबूत नहीं होगी आप मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। प्री पास करने से कोई बहादुरी नहीं है, ध्यान से सुन लेना। प्री अगर आरओ का पास कर लोगे कोई बहादुरी नहीं है, प्री पीसीएस का कर लोगे कोई बहादुरी नहीं है, आरओ का कर लोगे कोई बहादुरी नहीं है, जब तक कि आप मेंस ना क्वालिफाई करो। भाई प्री करके क्या कोई क्या कहते हैं गिनीज बुक में आपका रिकॉर्ड बनाना है क्या? नहीं ना। जब भी प्री निकले, प्री के साथ आपका अंतिम चयन सुनिश्चित हो सके, इस प्रकार की आपको तैयारी करनी है। और ऐसे में हर विषय पर आपकी जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए और उसके लिए जरूरी एक ही चीज होती है, वो होती है सकारात्मकता और दूसरा कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी। तो दो बिंदुओं पर आप लोग काम करिएगा और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिएगा। चलिए बिना देरी के हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप देखते हैं कि 8 अगस्त अर्थात 8 अगस्त को हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा था। रिवीजन हम लोग फटाफट उसका करते हैं, उसके बाद हम लोग 9 अगस्त के करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट। तो हाल ही में भारत द्वारा नेपाल में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए दरअसल कितने रुपए की मंजूरी दी गई थी भारत के द्वारा? तो वो दी गई थी मंजूरी आपका 5000 करोड़ रुपए। ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा हाल ही में आपदा प्रबंधन पर बीमा करने वाला कौन सा भारत का पहला राज्य बन गया? मैंने आपको कहा था कि यह प्रश्न दरअसल आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो वो राज्य बेसिकली आपका बन गया है नागालैंड। अर्थात आपको पता होगा कि जिस तरीके से आपदाएं अर्थात डिजास्टर आता है वहां पर व्यापक स्तर पर जो है नुकसान होता है। ऐसे में राज्य सरकार आपदा से प्रभावित पीड़ितों के लिए क्या करेगी, बीमा करेगी और उनको निश्चित रूप से क्या होगा, फायदा मिलेगा। काबिले तारीफ कदम है नागालैंड सरकार का, इसके जो है सराहना की जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में मोर अभ्यारण्य की घोषणा कहां पर की गई है? कर्नाटक में की गई है। और यह प्रश्न आपके लिए क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तुरंत टिक लगा लीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि जितने मैं प्रश्न कराता हूं वो सभी के सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जिस प्रश्न को मैं कहूं यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्नों पर आपको पकड़ बहुत जबरदस्त बनानी है। अर्थात उस प्रश्न को आपको एक तरीके से घोट के पी जाना है। दैट मींस वो प्रश्न आपके माइंड से स्लिप नहीं करना चाहिए, यह बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने आरक्षण के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन हेतु इस्तीफा दे दिया है? तो बांग्लादेश चर्चाओं में रहा है, आपको पता होगा। और इसी पर कल हमने आपको जो है एक आर्टिकल कराया था जहां पर हमने प्री से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उसको भी कराया था। साथ साथ में मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वहां पर इंपॉर्टेंट हो गए, कैसे आपको समझना है उस टॉपिक को, कल वो आर्टिकल हमने कराया था। बांग्लादेश हिंसा का भारत पर असर नहीं देखा आर्टिकल तो प्लीज उस आर्टिकल को देख लीजिएगा अगर फोकस आपका सिविल सर्विसेज यानी कि स्टेट पीसीएस पे है तो। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो हरियाणा। चूंकि आपको पता है कि हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में राज्य सरकार का ये बड़ा कदम, चुनावी कदम माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में किसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो दो स्थान, एक सिल्ला पास और दूसरा सरुताल बुग्याल को अभी ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। किस राज्य में?
उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान कौन सा है? 86 स्थान पे है, ध्यान रखिएगा। और प्रथम स्थान पे इस सूची में कौन सा है? तो प्रथम स्थान पे, अर्थात अगर हम फर्स्ट प्लेस की बात करें, स्थान की बात करें, तो वो है आपका क्या? वॉलमार्ट। और वॉलमार्ट कहां की कंपनी है? वॉलमार्ट कंपनी है आपकी अमेरिका की। कहां की? अमेरिका की। इसको आप लोग ध्यान से समझ जाइएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सिद्धू मुर्मू की पुण्यतिथि मनाई गई है और उनका संबंध किससे है? वो स्वतंत्रता सेनानी थे, अर्थात देश के लिए उन्होंने काम किया। और जो आपको पता होगा संथाल विद्रोह जो हुआ था उसमें इन्होंने क्या की थी? अगुवाई की थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, और उसके पहले लास्ट डे जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था। हमने आपसे पूछा था कि दरअसल जो सांची का स्तूप है उसकी अवस्थिति कहां है? सभी लोगों ने उत्तर जो है सही दिया था। सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। कुछ लोगों ने अपने उत्तर को डिटेल्स में दिया था, उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारा साधुवाद है, बहुत सारा बेस्ट विशेष है कि आप सभी लोग जो है इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, उत्तर को देते रहें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सभी के साथ में है। कहीं कोई समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दिया करें। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? उसका सही उत्तर होगा, अर्थात सांची का जो स्तूप है वो है आपका मध्य प्रदेश अर्थात एमपी में है। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको स्किप नहीं करिएगा। ठीक, कई बार क्या होता है मध्य प्रदेश और बिहार में क्या होता है? कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार ऐसा हुआ है। तो ध्यान रखना कि सांची का स्तूप बिहार में ना होकर के कहां पर है? मध्य प्रदेश अर्थात एमपी में है। चलिए अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। पहला प्रश्न हमारे सामने है, संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एससीओ भी बोलते हैं। तो अर्थात संघाई सहयोग संगठन द्वारा हाल ही में कहां पर अपना पहला आतंकवाद रोधी अभ्यास किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा दूसरा नेपाल, तीसरा ऑप्शन है आपके पास बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन आपके सामने भारत। बताइए इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए इज द राइट आंसर। दैट मींस चीन में दरअसल पहला आतंकवाद रोधी अभ्यास किया गया है। कौन सा संगठन के द्वारा? संघाई सहयोग संगठन के द्वारा, जिसको हम लोग एससीओ भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी हम लोग। ये सारे के सारे भाई साहब फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इसको स्किप मत क्या करो। इतना लंबा चौड़ा जो मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन देता हूं, व्याख्या देता हूं ना, यहां से बहुत प्रश्न बनेंगे। आप सिर्फ ये प्रश्न मत देखा करो कितने प्रश्न हैं, आप ये देखा करो कि व्याख्या में कितने प्रश्न आपके बन पा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप प्रश्न तो देखो अर्थात जो मैं प्रश्न आपको यहां पर देता हूं इन पर तो आपकी नजर होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो आपकी नजर होनी चाहिए वो इन व्याख्याओं पर होनी चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं भाई साहब। इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, हर हाल में पढ़ना। जिस तरीके से घटना चक्र पूर्वावलोकन आपकी आती है तो वहां पर जो प्रश्न दिए गए होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में घटना चक्र में जो व्याख्या दी गई होती है वो महत्वपूर्ण होती है। ठीक उसी प्रकार से करंट अफेयर्स का एक्सप्लेनेशन हमारे है, इसलिए इसको स्किप नहीं करिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ द्वारा हाल ही में चीन में अपना पहला आतंकवाद रोधी अभ्यास किया गया है, ध्यान रखिएगा। और संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सुरक्षा अधिकारियों ने चीन में अपना पहला क्या किया है? संयुक्त सैन्य अभ्यास, मतलब ये विरोधी अभ्यास किया है। इसके अलावा एससीओ की अगर हम बात करते हैं, कई बार संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पर है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय दरअसल बीजिंग अर्थात चाइना में है। और वर्तमान सदस्य की अगर बात करें, कई बार जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो संगठन होते हैं उनमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं या नहीं है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पर्टिकुलर संगठन, खासकर वे संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसमें भारत सम्मिलित होता है, ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। यह पॉइंट आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं कि एससीओ में वर्तमान सदस्य कौन कौन से हैं, अर्थात संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो पहला है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, बेलारूस, चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। इतने देश अभी फिलहाल इसमें जो है सम्मिलित हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह प्रश्न मैंने कई बार कराया है, इससे सम्मानित मैंने प्रश्न कराया है। आप लोग को पता होगा कि अभी हाल ही में जो आपके देश की अर्थात भारत देश की जो राष्ट्रपति हैं, कौन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो अभी 3 देशों की यात्रा पर, विदेश यात्रा पर गई हुई हैं। वहीं पर एक देश के द्वारा उन्हें क्या किया गया है?
उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और उस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? तो वो नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। अब देखो ये प्रश्न जो दिया गया है, आप चाहें तो इसी से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। लास्ट में यहां पर क्या दिया है कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, और फिजी देश की यात्रा पर थी। फिजी ऑलरेडी इसमें मेंशन है। दैट मींस इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दैट मींस फिजी में जो फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे हम कहते हैं कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, उससे राष्ट्रपति जी को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको तुरंत आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में अगस्त माह में 3 देशों की विदेश यात्रा पर थी। और वो 3 देश कौन कौन से हैं? ये देश भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। तो 3 देश कौन कौन से हैं? पहला है आपका न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। दूसरा है तिमोर लेस्ते, और चौथा है आपका फिजी। ठीक, ये 3 के तीनों देश आपको याद रखने हैं। माह कौन सा था? अगस्त माह था, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू फिजी और तिमोर लेस्ते की पर जाने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति भी बन गई हैं। इसके अलावा फिजी के बारे में अगर हम लोग 2-3 फैक्ट देखें, क्योंकि ये फिर क्या हो जाता है, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से फिर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चर्चाओं में है फिजी, तो निश्चित तौर पर फिजी से भी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राजधानी अगर बात करें फिजी के कि फिजी की राजधानी क्या है, तो सुआ है, प्रधानमंत्री स्टेफनी रौका हैं, राष्ट्रपति विलियम काटो नेवरी हैं, और करेंसी क्या है? फिजियन डॉलर है। ये क्या हो गई यहां की महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां जो आपको जानने जरूरी होती हैं। ठीक, अब फॉर एग्जांपल फिजी की राजधानी पूछ ले आपसे, फिजी की राजधानी क्या है? अब हक्का बक्का आप हो गए कि यार फिजी की राजधानी पूछ ले, बताओ यार ऐसे कैसे करता है, बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछता, मध्य प्रदेश की पूछता, राजस्थान की पूछता, मैं बता ले जाता। बताओ फिजी की पूछ लिया। अरे भाई इसीलिए पूछ लिया क्योंकि फिजी ने राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ऐसा देश जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के परिप्रेक्ष्य में चर्चाओं में रहा है, या फिर किसी कारणवश चर्चाओं में रहा है, ऐसा देश और उस देश से संबंधित जानकारियां आपके लिए क्या होती हैं? महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न बनना क्या है? स्वाभाविक है। तो ये जब करंट अफेयर्स आप पढ़ें तो इन पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। ये सब क्या है? तरीका है पढ़ने का, दिमाग को खोलना, बंद ब्लॉक मत करके चलना। ठीक है, कुछ लोग कह रहे होंगे अरे यार अब तो सर जी आप तो डेली कुछ ना कुछ बोलते रहते हो यार, आप खराब आदमी हो। भाई साहब देखो, खराब इसीलिए हूं मैं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि अपंगता आ जाए आप में। अपंगता मतलब समझते हो कि सब कुछ मिल जाए, है ना, सामने से मिल जाए, पीडीएफ फाइल मिल जाए, सामने से कोई करंट अफेयर्स करा दे, कोई मेरा नोट्स भी बना दे, नोट्स कैसे बनाते हैं ये भी सीख लो, कोई फलाना कर दे, ढिमका कर दे, कोई तुम्हारा बैग पकड़ के तुम्हारे को कोचिंग इंस्टीट्यूट भी छोड़ दे, कोई तुम्हारी फोन का टैब भी ऑन कर दे, क्लिक कर दे। ऐसा नहीं होता सिलेक्शन। जब तक माइंड ओपन नहीं करोगे, जब तक अपना दमखम खुद से नहीं लगाओगे, जब तक अपने आप को एक्टिव नहीं करोगे, मरियल से बने रहोगे, गोलगप्पे जैसे बने रहोगे, तो क्या होगा? कार्य नहीं कर पाओगे। हमेशा एक्टिव रखो अपने आप को, और जब तक एक्टिव नहीं रखोगे तो आलस आएगी, पढ़ने लगोगे, नींद आ गई, घड़म से सो गए। जाओ, पता चल रहा है कि जोश में आए थे, अब तो पीसीएस क्वालिफाई कर देना है, एसडीएम बन जाना है, साए लगी गाड़ी जो है, नीली बत्ती लगी गाड़ी घूम रही है आगे पीछे। पता चल रहा है कि सपनों में ही प्रधानमंत्री भी बन गए, सपनों में ही एसडीएम डीएम भी बन गए, सपनों में ही सचिवालय पहुंच गए, वहां से बढ़िया उनको मकान आवास भी मिल गया, सब मिल गया उनको। सपने में नहीं जीना है, हकीकत में जीना है। और हकीकत में जीने के लिए जरूरी है कि आप एक्टिव हो अपनी पढ़ाई के लिए, पूरे जोश के साथ, पूरे दमखम के साथ। तो अगर सो रहे हो तो उठ जाओ, ठीक है, और देखो करंट अफेयर्स, नींद से जागो। चलो, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन नामक ऐप को लॉन्च किया गया है? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी आपको पता होगा हाल ही में 3 नए आपराधिक कानूनों को पारित कर दिया गया है, जो कि पिछले जो थे उनके नामों में चेंजेस के साथ साथ कई सारे महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं। उस पर भी हमने आपको आर्टिकल बनाया था कि किन किन प्रकार के संशोधन किए गए हैं धाराओं से लेकर के अन्य गतिविधियों में। तो ये अभी इन्हीं 3 जो कानून, अभी आपराधिक कानून जो पारित किए गए थे, उसी से संबंधित ये एप्लीकेशन कुछ लॉन्च किए गए हैं। आपको बताना है कि इन एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, बी अमित शाह के द्वारा, सी निर्मला सीतारमण के द्वारा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए फटाफट। आप लोग देखते हैं, आप लोग दिमाग लगा पाते हो या नहीं लगा पाते हो, या फिर अभी तक सो ही रहे हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अगर आप दिमाग लगाओगे तो पाओगे कि गृह मंत्री कौन है इस समय? अमित शाह हैं। और अमित शाह एक मंत्री और हैं, कौन हैं? वो हैं सहकारिता मंत्री। ठीक है, उन्होंने ही इन 4 एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है जो कि 3 नए आपराधिक कानूनों से संबंधित है। इसमें अधिकारियों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, अर्थात वो ई साक्ष्य इकट्ठा कर पाएंगे, उसी के माध्यम से समन भेजा जा सकेगा, कुछ प्रकार की ऑनलाइन हायरिंग भी हो पाएगी। बहुत सारी सुविधाएं दरअसल इन एप्लीकेशंस के माध्यम से अधिकारियों को मिलेंगी, जजेस को मिलेंगी। तो ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम होगा एक तरीके से। आप यूं कह सकते हैं जो ई गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसी प्रकार से ये एक तरीके से ई जजमेंट टाइप का क्या होगा, एक तरीके से अपने आप में एक परिवर्तन होगा। बृहद स्तर पर इन एप्लीकेशन से परिवर्तन को देखा जा सकेगा, जहां पर त्वरित निर्णय लिया जाएगा, त्वरित न्याय जो है मिल पाना जो है क्या हो पाएगा, संभव हो पाएगा। ठीक, चलिए। तो हाल ही में अमित शाह के द्वारा ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति ई समन नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। यह ऐप हाल ही में पारित 3 नए आपराधिक कानून हेतु बनाए गए हैं, जो कि हमने आपको बताया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अच्छा ये 2 बार लिख गया है, इसको हटाओ एक बार। भारत में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना हेतु विश्व बैंक द्वारा भारत को कुल कितने रुपए का ऋण दिया जाएगा, ये आपको बताना है। तो $500 मिलियन या $400 मिलियन या $200 मिलियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दैट मींस $500 मिलियन का ऋण दरअसल विश्व बैंक कौन, जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक भी बोलते थे। और आपका पहला टास्क का क्या है? टास्क आपका पहला है कि आपको विश्व बैंक के बारे में क्या पढ़ना है, अर्थात वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना वर्ष क्या है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, वर्ल्ड बैंक का कार्य क्या होता है, इसको आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लेना है और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी पढ़ लेना है, अर्थात इस पर टिप्पणी पूछ सकता है। आपके सिलेबस में क्या है ये मेंशन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है, पेपर सेकंड मुख्य परीक्षा में अगर जाओगे तो पेपर सेकंड में है, और आल्सो आपके प्री परीक्षा में भी है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट या फिर समसामयिकी। तो ये आपको रेडी कर लेना है। वर्ल्ड बैंक टास्क वाली कॉपी अगर आपने नहीं बनाई है अभी तक तो प्लीज आप लोग एक कॉपी टास्क की बना लीजिए। क्यों? क्योंकि जो मैं कंफ्यूज कराता हूं बीच में जो भी मैं कहता हूं उसको आपको नोट डाउन करना है। दूसरी कॉपी आपको मेंस की बनानी है, जो मैं आपको जो है प्रश्न देता हूं मुख्य परीक्षा के, उसको ट्राई करने के लिए। ठीक, चलिए। तो दरअसल विश्व बैंक द्वारा भारत में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, उसके लिए क्या किया गया है, $500 जो है मिलियन का ऋण प्रदान किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी हम लोग। तो पहला पॉइंट सेम वही है जो हमने आपको बताया। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए आप लोग कि दरअसल यह समझौता हिमाचल प्रदेश, ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में कुल 781 किलोमीटर लंबाई को कवर करता है। और ग्रीन जो हाईवे आपके होंगे उसमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी। ठीक है, प्लांटेशन किया जाएगा, ग्रासेस लगाई जाएंगी और कई सारे दैट्स लाइक ग्रीन कॉरिडोर टाइप के चीजें बनाई जाएंगी वहां पर। तो एक बढ़िया कदम जो है ये समझा जा सकता है, जैसा कि आप लोग इमेज के फॉर्म में देख सकते होंगे। प्रॉपर तरीके से क्या होगी, ग्रीनरी वगैरह अपना अच्छे तरीके से रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान को कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था आपका वर्ष 2018 में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और एनीमिया के बारे में आप लोग जो है परिचित होंगे। निश्चित तौर पर जो है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं खासकर उनमें यह रोग बहुत ही तेजी के साथ भारत में देखा जा रहा है। और ये चर्चाओं में भी क्यों है, क्योंकि एनीमिया मुक्त भारत अभियान जो लॉन्च किया गया था 2018 में, उस पर केंद्र सरकार के द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई है कि अभी तक क्या कुछ इसमें बेहतर कदम उठाए जा सके, कितना कुछ फायदा इससे हो सका है। ठीक है, चलो चर्चाओं में क्यों है यह हमने आपको बता दिया। ठीक है, और इसे वर्ष 2018 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एनीमिया की अगर हम बात करें तो एनीमिया में क्या होता है, बेसिकली आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, साथ ही साथ में जो ब्लड होता है, सॉरी जो ऑक्सीजन होता है उसकी वहन क्षमता भी क्या होती है, कम हो जाती है। और जो है लक्षणों की अगर बात करते हैं तो वीकनेस हो जाती है, जो है हेडेक रहता है और बहुत प्रकार की जो है क्या कहते हैं समस्याएं सामने आपके आने लगती हैं। तो एनीमिया अपने आप में क्या है, बहुत जो है क्या कहते हैं बड़ी बीमारी मानी जा सकती है भारत जैसे देश के लिए। और बेसिकली ये आयरन वगैरह की कमी से भी होता है। तो ये सब आप लोग फोलिक एसिड, आयरन
आदि की कमी से क्या होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बायो में हो सकता है आपके एनीमिया से संबंधित प्रश्न कुछ पूछ ले आपसे। ठीक है, तो याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा। यह पहली बार आयोजन हो रहा है और कहां पर हो रहा है, चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, प्रयागराज, लखनऊ, नेपाल, नई दिल्ली। तो ये बेसिकली कहां पर हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है। और चूंकि यह जो सम्मेलन है पहली बार हो रहा है, यानी कि बिम्स्टेक का व्यापार शिखर सम्मेलन, किसका, बिम्स्टेक का व्यापार शिखर सम्मेलन दरअसल पहली बार आयोजित हो रहा है और नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इसलिए यह प्रश्न क्या होता है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है भाई साहब, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अर्थात न्यू दिल्ली में इसका क्या होगा, आयोजन होगा। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी हम लोग। तो हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक, यह 6 से लेकर के 8 अगस्त 2024 के मध्य में आयोजित किया जाएगा। यह डेट भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। सिर्फ प्लेस ही नहीं याद रखना है, बल्कि आपको डेट भी याद रखनी है। इसके अलावा इस सम्मेलन का आयोजन दरअसल प्रथम बार हो रहा है, इसलिए यह प्रश्न आपके परीक्षा के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें बिम्स्टेक की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन, इसके बारे में अगर इसकी हम बात करते हैं तो बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 6 जून 1997, अर्थात 6 जून 1997। महासचिव कौन है इस समय, महासचिव है इसके इंद्रमणि पांडे, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगर बिम्स्टेक की मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय इसका कहां पर है, मुख्यालय है इसका आपका ढाका में, ढाका यानी कि बांग्लादेश। कहां पर, यानी कि ये बांग्लादेश में है। और कल ही हमने आर्टिकल में आपको बताया था कि दरअसल जो बिम्स्टेक वगैरह हैं, जो सार्क वगैरह हैं, उन पर जो है व्यापक असर पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा का क्रम जारी है। सरकार ने इस्तीफा दे दिया, अर्थात जो शेख हसीना उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया है, भारत की शरण में है। और बहुत ज्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इससे नुकसान होगा, भारत के संदर्भ में इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। कल हमने आर्टिकल में आपको इसको समझाया था, तो वो आर्टिकल फिर से मैं कह रहा हूं आपसे कि आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, अगर बिम्स्टेक के सदस्य देशों की बात करते हैं तो सदस्य देश कौन कौन से हैं, बांग्लादेश है, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसको रट लेना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितने भी मेंबर इसके दिए गए हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए, प्रारंभ में इसका गठन दरअसल 4 सदस्य राष्ट्रों के साथ किया गया था और प्रारंभ में इसका नाम क्या था, बिम्स्टेक था, अर्थात बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग था इसका नाम पहले, जब इसका जो है क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, तो ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लें ऐसा कुछ प्रश्न कि जब इसका गठन किया गया था तो उस समय सदस्य देश कौन कौन थे, आपको तुरंत बताना है। उस समय सदस्य देश कौन कौन थे, उस समय था बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में, सीईओ, ठीक है, सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इंद्रजीत कैमोत्रा को, इंद्रजीत विष्ट को, जगत नारायण सिंह को या फिर पवन बंसल को, किसको नियुक्त किया गया है, फटाफट बताइए आप लोग कि आरबीआई ने किसको नियुक्त किया है। आरबीआई दैट मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक जिसको भी कहते हैं हम। ठीक, तो ये है भाई साहब ए, यानी कि इंद्रजीत कैमोत्रा को भी हाल ही में क्या किया गया है, कहां का सीईओ बनाया गया, किसका सीईओ बनाया गया है, तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ या एमडी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी हम लोग। पहला पॉइंट सेम वही कि इंद्रजीत कैमोत्रा को दरअसल क्या किया गया है, एमडी और सीईओ बनाया गया है। और अगर हम आरबीआई के बारे में चर्चा कर ले थोड़ा सा, तो दरअसल कई बार आरबीआई से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। मुख्यालय कहां पर इसका, मुंबई में है। और गवर्नर कौन है इस समय, शक्तिकांत दास हैं। अक्सर यह प्रश्न आपके एग्जाम पूछाता है, कौन कौन, स्थापना वर्ष और गवर्नर इसके कौन कौन से हैं। अगर बैंक की बात आती है तो बैंक में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, बैंक दर, एसएलआर, सीआरआर, ये सब क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। हालांकि जो मैं इकोनॉमिक्स की क्लास अभी हाल ही में कराऊंगा वहां पर इन सारे बिंदुओं को मैं कराऊंगा। इकोनॉमिक्स की सेकंड जो क्लास मेरी होगी वहां पर मैं मौद्रिक नीतियां, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, फिलिप्स वक्र, लॉफर वक्र, जितने महत्वपूर्ण चीजें हैं इकोनॉमिक्स वाली क्लास में वो सारे के सारे कराऊंगा। तो वो क्लास मेरी इकोनॉमिक्स वाली आप लोग जरूर देखिएगा। एनवायरमेंट की भी देखिएगा, शेड्यूल,
डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, वहां से डाउनलोड करके आप शेड्यूल को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट कर लीजिएगा, वहां से क्लासेस को आप देख सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के जितने महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सारे के सारे मैं वहां पर कवर अप कराऊंगा। और कई बार स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि सर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है, वहां पर मैंने बहुत ही आसान, बहुत ही सरल शब्दों में आपको इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट विषय को समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ट्रैफिक लाइट के बारे में आप लोग को पता होगा, जिसको आप लोग देखते नहीं हो, जिसको आप लोग क्या करते हो, क्रॉस कर जाते हो, बाइक पे चढ़े रहते हो, बैठे रहते हो, हेलमेट नहीं लगाए रहते हो, ठीक है, मदमस्त रहते हो, जल्दी पहुंचना होता है, ट्रैफिक लाइट जलती रहती है, रेड लाइट जलती रहती है और आप क्रॉस करके चले जाते हो। भाई साहब मत करना है ऐसा, चाहे मेल हो आप चाहे फीमेल हो, ट्रैफिक नियमों का पालन करना आपके लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, आपके जान, आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए और आपके माता पिता के लिए और खासकर आपके चहेतों को, आपके पसंदीदा लोगों को आपकी जरूरत होती है, इसलिए कुछ ऐसा काम ना करेंगे जिससे दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। ठीक है, इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जो भी सड़क सुरक्षा के नियम होते हैं उनका पालन करना आपका क्या है, कर्तव्य है। हमेशा ध्यान रखना, बाइक को स्लो चलाएं, भले ही जो है क्या कहते हैं लेट में आप पहुंचे, कहीं 10 मिनट लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं। और लेट हो क्यों यार, आप पहले निकलो समय से। कहीं पर आपको 10 बजे पहुंचना है, आप पौने 10 बजे निकलोगे, एकदम स्कूटी धर धर करोगे, बारिश हो रही है, फिसल के गए धड़म से, किसी और से भिड़ गए, पता चल रहा है बेचारा भाई खुश है, किसी से मिलने जा रहा है, किसी ने टाइम दिया मिलने के लिए, तुम जोश में जा रहे हो, उसको भिड़ा दिया उसकी स्कूटी से, उसकी बाइक से, वो गिर गया बेचारा, मिलने कहीं और जा रहा था, पहुंच गया हॉस्पिटल। बताओ, सामने वाला गुस्सा हो गया, यार बताओ तुम तो आए नहीं मिलने। यार ये काम मत क्या करो। ठीक है, जहां जा रहे हो सीधे जाओ, ट्रैफिक नियमों का पालन करो और आराम से जाओ, सुरक्षा जरूरी है। ठीक है, खैर तो इसलिए ट्रैफिक लाइट बनाए गए थे, जिसका पालन आप लोग नहीं करते होगे तो करना आज से। ठीक, चलो हेलमेट भी लगाना जरूरी है। अगर आप बाइक चलाते हो तो आप भी लगाओ, जो पीछे बैठा हो वो भी लगाए, दोनों के लिए हेलमेट लगाना जरूरी है। ठीक है, अब दिल्ली में चले जाओगे तो तुरंत चालान कटेगा। चलो, अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 5 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए, और अमेरिका में पहली ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, आपको पता होगा, बाकी अलग अलग जगहों पर अलग अलग ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी। इसका एग्जैक्ट कहीं डेटा सही नहीं है, लेकिन अमेरिका में कहा जाता है। ठीक है, चलो, तो अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस 5 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस पहले ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली की स्थापना की याद में मनाया जाता है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिग्नल वर्ष 1914 में अमेरिका में लगाया गया था। ठीक है, यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। आपको जानते हैं अमेरिका सुपर कंट्री है अपने आप में, तो निश्चित तौर पर वहां पर विकास बहुत पहले हुआ था। और अभी तो भारत में तो ट्रैफिक लाइट लगना तो बहुत दूर की बात है, बहुत लोग ट्रैफिक लाइट के बारे में जानते ही तक नहीं है। ठीक है, गांव वगैरह में चले जाएंगे और शहर में तो होने के बावजूद उसको नहीं फॉलो करते हैं, मतलब पढ़े लिखे डबल मूर्ख होते हैं। अच्छे घर के लोग, बढ़िया लोग, ऑफिसर रैंक तक के लोग नहीं फॉलो करते हैं ट्रैफिक लाइट को। भाई साहब आप सोचो, आप ये स्थिति है भारत देश की, फिर कहोगे भारत देश तो ऐसा है, भारत देश तो वैसा है। आपकी गलती है, इसलिए भारत ऐसा है। आप सुधर जाओगे, भारत सुधर जाएगा। मैं एक लाइन अक्सर बोलता हूं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का नाम सुना होगा, जो गायत्री परिवार के संस्थापक रहे हैं। वो कहते हैं कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधर जाएगा, यानी कि युग सुधरेगा। दैट मीन्स आप अपने में परिवर्तन कर ले, निश्चित रूप से जग सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा। लेकिन स्वयं में परिवर्तन करना ही सबसे बड़ा जो है क्या कहते हैं टास्क होता है। लेकिन कोशिश करिए, निश्चित तौर पर आप बदलेंगे, जमाना बदल जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, सुनहरा हो जाएगा, प्यारा हो जाएगा। ठीक, चलिए, इसे जेम्स ह्योगे के द्वारा डिजाइन किया गया था। किसको? जो ट्रैफिक सिग्नल अमेरिका में 1914 में लगाया गया था। ठीक है, तो ये हो गया कुछ फैक्ट। अब आते हैं हम आज के महत्वपूर्ण जो है करंट पर, यानी कि जिसका उत्तर आपको देना होगा। पॉलिटी का यह प्रश्न है, आपको बताना है कि संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है या किसको है। तो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट को, प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर सांसद नहीं होगा, यहां पर इसको संसद कर लीजिएगा, ये संसद कर लीजिएगा। ठीक है, संसद। ठीक है, तो अंतिम व्याख्या किसको है अधिकार व्याख्या करने का? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक ऑप्शन सही है इसमें से, इसका उत्तर आपको क्या करना है, बताना है। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे और देखते हैं कि यह प्रश्न, आसान सा प्रश्न आपको आता है या नहीं करता है। देखते हैं आपको कितना आप लोग कमेंट करते हैं। चलिए, अब आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न क्या है कि बांग्लादेश में बदली हुई परिस्थितियों के संदर्भ में भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करें। अर्थात जो अभी बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है
उसका प्रभाव दरअसल भारत पर क्या पड़ेगा ये आपको लिखना है। डिटेल्स में आप इसको लिख लीजिएगा, समस्या होगी तो कल मैं बता दूंगा। इसके साथ साथ में दो चीज पर आपको और पकड़ बनानी है, वो ये कि दरअसल भारत जो देश है उसके सामरिक जो चीजों पर क्या असर पड़ेगा, सामरिक और व्यापारिक या आर्थिक स्तर पर क्या असर पड़ेगा, इसको अलग से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। किसके संबंध में? चाइना के संबंध में, इसको चाइना के संबंध में अर्थात चीन के संबंध में। क्या? चीन के संबंध में, ठीक है। चीन के संदर्भ में आपको सामरिक और जो है आर्थिक कारकों पर भी आपको नोट्स बना लेना है। ओवरऑल सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी कारकों पर आपको जो है राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से लेकर के सभी बिंदुओं पर आपको अलग अलग टॉपिक पर नोट्स बना लेना है और प्लस इस प्रश्न को लिखने की कोशिश करिएगा कि दरअसल क्या कुछ इसका असर पड़ेगा। और इसका उत्तर अगर आप चाहते हैं तो कल के आर्टिकल को देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर आप चीजें आपको वहां पर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलेंगे हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कल जो क्लास आई है इकोनॉमिक्स की, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को आपके एग्जाम्स के लिए क्या है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मेरा सपोर्ट आपके साथ है, मेरा साथ आपके साथ है। बस आप लगातार पढ़ाई करते रहें, निश्चिंत रहें, सकारात्मक रहें, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।